बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज बेटा हम करेंगे, टॉपिक है हमारा 15.7 है एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। एनर्जी स्टोर्ड एन इंडक्टर। तो बेटा जिस तरह हमने कैपेसिटर चैप्टर जो इसका इलेक्ट्रिसिटी का मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला चैप्टर था, जो उसमें हमने पढ़ा था ना, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर, कि उसमें कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वहाँ एनर्जी स्टोर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो उस यानी उसका जो प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसमें एनर्जी स्टोर होती है। लेकिन केस ऑफ इंडक्टर के केस में एनर्जी स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्टर, के इंडक्टर के में से जब करंट पास होता है उसके इर्द गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसमें एनर्जी स्टोर होती है। इंडक्टर की एनर्जी उसमें स्टोर होती है। तो आज हम वो फाइंड आउट करेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। उसके लिए कंसिडर वी हैव अ कॉइल ऑफ एन लूप्स, कैपिटल एन नंबर ऑफ लूप्स हैं उसके। ये कॉइल है, टर्न्स करंट की डायरेक्शन उसमें स्क्वायर में यूँ है, ऊपर की तरफ ऐसे। वन एंड ऑफ द कॉइल इज कनेक्टेड टू अ बैटरी थ्रू द स्विच एस, यानी एक स्विच है ऐसे एक स्विच है, उसके थ्रू बैटरी के साथ बैटरी के पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है। उसके बाद बैटरी का नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी ये हाई टेंशन बैटरी होती है, दो बैटरियां जोड़ के बनी हुई है इस तरह ये नेगेटिव। सेकेंड एंड जो है वो इट इज़ कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। तो इस तरह से जो करंट फ्लो करेगा व्हेन स्विच एस इज़ क्लोज, जब एस एक ये स्विच है जिसके थ्रू ये, तो जब स्विच को हम क्लोज़ करेंगे, स्विच जब ओपन है तो उस वक्त कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा, करंट इज़ ज़ीरो व्हेन स्विच इज़ ओपन। तो व्हेन स्विच इज़ क्लोज्ड, करंट फ्लोइंग थ्रू द इंडक्टर जो है वो इट इंक्रीजेज फ्रॉम ज़ीरो टू इट मैक्सिमम वैल्यू आई, यानी ज़ीरो से राइज होकर करंट आई तक मैक्सिमम वैल्यू तक पहुँचेगा। तो उस वक्त करंट फ्लो करेगा। करंट की डायरेक्शन की वो कैसे होगी, पॉजिटिव टर्मिनल से ऐसे टूवर्ड्स द ऐसे ऊपर, फिर नीचे से आके ऐसे, इस तरह से होगी करंट की डायरेक्शन। तो आप इसके बाद हम ये देखते हैं ना कि शुरू में तो जब स्विच क्लोज था, ओपन था, तो उस वक्त करंट वो वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस भी ज़ीरो था अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कॉइल। इस कॉइल के या इस इंडक्टर के, इसको इंडक्टर कॉइल है ना, तो इसको इंडक्टर भी बोलते हैं, इसको कॉइल भी बोलते हैं। इसके एंड्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस शुरू में ज़ीरो था और करंट भी आई भी ज़ीरो था। व्हेन स्विच एस इज क्लोज, करंट जो है अचानक क्या होगा कि ज़ीरो से राइज होके, यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ज़ीरो से राइज होके मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच जाएगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस जो बैटरी का पोटेंशियल होगा उसके इक्वल हो जाएगा। और इसी तरह करंट भी राइज होगा फ्रॉम ज़ीरो टू इट्स मैक्सिमम वैल्यू आई, यानी आई तक राइज होगा। अब जब इसमें करंट चेंज होगा, ज़ाहिर है पहले करंट ज़ीरो था, अब आई हो गया। जब ड्यू टू चेंज ऑफ करंट क्या होगा, इसके थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा। ये तो हमने इतनी दफ़ा पढ़ा है ना कि जब करंट चेंज किया जाए किसी कॉइल के थ्रू, तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से, इस कॉइल के थ्रू पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। उसके चेंज होने की वजह से क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस होती है, कि कॉइल में एक और ईएमएफ इंड्यूस होगी जिसकी डायरेक्शन, जिसकी वजह से फ़्लो करने वाले करंट की डायरेक्शन बैटरी के करंट के ऑपोजिट होगी। यानी ये जो बैटरी की ईएमएफ है उसकी डायरेक्शन, उसकी वजह से जो करंट फ्लो करता है उसकी डायरेक्शन यूँ है, ठीक है।
तो अब जो इंड्यूस होगी ईएमएफ, जहाँ आई चेंज होने से, करंट चेंज होने से, इस इंडक्टर के थ्रू फ्लो करने वाला करंट जब चेंज हुआ, तो उस वक़्त भी उसमें ईएमएफ इंड्यूस हुई, और उस इंड्यूस ईएमएफ की वजह से जो करंट फ्लो करेगा थ्रू दिस इंडक्टर, उसको हम इंड्यूस करंट बोलेंगे। तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन इस तरह से होगी कि वो प्राइमरी करंट, ये जो बैटरी वाला करंट है, उसको अपोज करेगा। यानी ये बैटरी के करंट की डायरेक्शन यूँ है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये जो इंड्यूस करंट है उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट होगी इसके, यानी वो इसको अपोज करेगा, वो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा इस करंट के, पहले वाले बैटरी वाले करंट के, इंड्यूस करंट। तो फिर क्या होगा कि अब किसी भी करंट फ्लो कर रहा है तो इट मीन चार्जेस मूव कर रहे हैं, कि चार्जेस इस वायर के अलॉन्ग जो है चार्जेस मूव कर रहे हैं। अब जब करंट इंड्यूस होता है, इसमें इंड्यूस करंट फ्लो करता है, वो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, वो इन चार्जेस को रोकेगा, वो इन चार्जेस की मोशन को रोकेगा। तो अगेंस्ट द, इन ऑर्डर टू मूव द चार्जेस अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस, यानी इंड्यूस करंट की डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में चार्जेस को मूव करवाना, ज़ाहिर है हमारा करंट तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना बैटरी के। तो इस तरह करने के लिए बैटरी को वर्क डन करना पड़ता है अपॉन द चार्जेस, यानी इफ डेल क्यू चार्ज जो है वो मूव करे थ्रू द इंडक्टर, तो देन वर्क डन ऑन डेल क्यू चार्ज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट विल बी इक्वल टू, W विल बी इक्वल टू QV के इक्वल होता है, डेल क्यू इंटू वी। आपने ना ये सेकेंड चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर ही वही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का था ना, उसी में पढ़ा था कि वर्क डन जो है दैट इज़ इक्वल टू डेल क्यू वी के इक्वल। वी क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ये यानी ये अब किसके अगेंस्ट हो रहा है? इंड्यूस्ड ईएमएफ के अगेंस्ट हो रहा है वर्क डन। तो वो इंड्यूस ईएमएफ जो है वो इंडक्टर के केस में उसको EL से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो EL है, अब यानी वो ये है था ना हमारे पास W इज़ इक्वल टू QV, ये वाला रिलेशन। तो इसमें V की जगह पे हम EL, ये भी तो पोटेंशियल डिफरेंस ही है ना, V भी पोटेंशियल डिफरेंस है। ये यहाँ इस केस में पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो EL के इक्वल है, इंड्यूस्ड यानी EMF इंड्यूस थ्रू द इंडक्टर, यानी ये इंडक्टर के एंड्स के क्रॉस जो EMF इंड्यूस होती है उसको V की जगह हम ये लिखेंगे यहाँ। तो सो W इज़ इक्वल टू डेल क्यू इंटू EL। अब EL हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था ना, इंड्यूस्ड सेल्फ इंड्यूस्ड EMF। यहाँ भी तो ये इंड्यूस्ड EMF जो है वो सेल्फ इंड्यूस्ड EMF ही है ना, यानी इसी इंडक्टर में ही इंड्यूस होती है वो EMF, जो किसी कंडक्टर के थ्रू करंट चेंज करने से उसी में जो उसी कंडक्टर में इट्स सेल्फ यानी उसी में ही EMF इंड्यूस हो, वो क्या कहलाती है? सेल्फ इंड्यूस्ड EMF। तो हम ये लिखेंगे EL इज़ इक्वल टू, पिछले टॉपिक में हमने देखा था ना कि EL वॉज इक्वल टू, निकाला था फाइनल कैलकुलेशन में कि EL इज़ इक्वल टू L इंटू डेल आई ओवर डेल टी, इसकी मैग्नीट्यूड, यानी ये इसके इक्वल थी, डेल आई ओवर डेल टी इसके इक्वल थी EL न्यूज़ EMF। अब इसकी ये वाली वैल्यू ये W वाली इक्वेशन में वर्क डन वाली में पुट करें, तो W विल बी इक्वल टू डेल क्यू इंटू EL की जगह क्या लिखेंगे? L इंटू डेल आई ओवर डेल टी। अब इसको रीअरेंज कर लेते हैं ऐसे कि W विल बी इक्वल टू ये डेल क्यू ओवर डेल टी, इधर ले आते हैं, डेल क्यू ओवर डेल टी इंटू L डेल आई। अब बेटा हम इधर देखते हैं कि सिंस ये जो करंट है ये डेल क्यू ओवर डेल टी क्या है? एवरेज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी एवरेज करंट। डेल क्यू ओवर डेल टी क्या है? एवरेज करंट। तो एवरेज करंट कैसे निकालेंगे हम? करंट की इनिशियल वैल्यू प्लस फाइनल वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। एवरेज इस तरह से ही निकालते हैं ना, दो क्वांटिटीज़ की के उनको उनका सम लेके उनको उनकी नंबरिंग से डिवाइड करते हैं। अब हमारे पास दो वैल्यूज़ ही हैं करंट की, एक मिनिमम वैल्यू और एक मैक्सिमम। मिनिमम क्या है? 0, इनिशियली जो 0 था करंट। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है? I, तो ये हो जाएगी 0 प्लस I डिवाइडेड बाय 2।
यानी एवरेज करंट थ्रू दिस इंडक्टर विल बी इज इक्वल टू 0 प्लस आई डिवाइडेड बाय 2। तो ये डेल क्यू ओवर डेल टी क्या कहलाता है? एवरेज करंट, एंड दिस इज इक्वल टू दिस, यानी इसको हम यूँ निकालेंगे, डेल क्यू ओवर डेल टी इज इक्वल टू आई बाय 2, यानी ये आई बाय 2 के इक्वल है। इसी तरह डेल क्यू क्या, डेल आई क्या है? ये वाला डेल आई क्या है? चेंज इन करंट। डेल आई इज चेंज इन करंट। तो चेंज इन करंट क्या होता है? फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। फाइनल वैल्यू करंट की किया है आई हो जाता है करंट, यानी मैक्सिमम करंट इज इक्वल टू आई। तो उसमें से मिनिमम वैल्यू यानी ज़ीरो, यानी ज़ीरो से करंट बढ़ता है ना और चेंज होके आई हो जाता है। तो फिर चेंज निकालने के लिए क्या, कैसे चेंज कैसे निकालते हैं? फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। तो ये आ जाएगा आई के इक्वल। डेल आई किसके इक्वल है? आई के इक्वल। यानी ये सारी ये वाली इक्वेशन, इसको कह लो इक्वेशन 1, ये 2, ये 3 कह लें। 2 और 3 को यूज़ करें इन इक्वेशन 1 में, तो आपके पास W यानी वर्क डन जो है दैट इज़ इक्वल टू किसके इक्वल आ जाता है? डेल क्यू ओवर डेल टी क्या है हमारे पास? एवरेज करंट I बाय 2 इंटू L इंटू डेल आई है ना, तो डेल आई की जगह उसकी वैल्यू I लगा दें। तो ये क्या हो जाएगा? दिस विल बिकम इक्वल टू आई स्क्वायर, ये वाला आई और ये वाला आई मिलके क्या हो गया? आई स्क्वायर इंटू एल ओवर 2, ये हो गया आई स्क्वायर एल ओवर 2 के इक्वल। यानी ये W जो है किसके इक्वल आया? 1/2 आई स्क्वायर, या आई स्क्वायर एल या एल आई स्क्वायर, इस तरह लिखना है, एल आई स्क्वायर इसके इक्वल आ जाएगा। अब दिस वर्क डन, ये डेल क्यू चार्ज को मूव करवाने के लिए अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ की, यानी इंड्यूस करंट की डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करवाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ता है W, इट इज़ इक्वल टू 1/2 L इंटू आई स्क्वायर। तो दिस वर्क डन इज़, यानी जो स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्टर, इस इंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड में ये स्टोर हो जाता है, ये वर्क डन एज द पोटेंशियल एनर्जी। यानी ये पोटेंशियल, यानी एज दिस वर्क इज stored in the form of a potential energy, so the energy stored in the inductor is, यानी एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर किसके इक्वल होगी? उसको हम कैपिटल U बड़ा U लगा के साथ M लगाएंगे। दिस इज़ द सिंबल फॉर एनर्जी स्टोर, यानी वो पोटेंशियल एनर्जी के तौर पर स्टोर हो जाएगी। ये वर्क डन जो है, जो चार्जेस के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ा बैटरी को अपॉन द चार्ज, डेल क्यू चार्ज पे वर्क डन करना पड़ा, उसको इसके अक्रॉस मूव करवाने के लिए अगेंस्ट द डायरेक्शन, यानी जो करंट इंड्यूस हुआ था वो तो इस डायरेक्शन में, इंड्यूस करंट जो है इसके इस बैटरी के करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा था। हमें चार्जेस को, करंट को फ्लो कराना है इन द डायरेक्शन ऑफ बैटरी करंट की डायरेक्शन में। तो अब ये करंट जो इंड्यूस करंट है वो उसकी इन चार्जेस की मोशन को अपोज करेगा। तो उस ऑपोजिशन को ओवरकम करने के लिए बैटरी को क्या करना पड़ता है? कुछ वर्क डन करना पड़ता है। तो दैट वर्क डन इज़ फाइंड आउट, हमने ये निकाल लिया वो वर्क डन। तो दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्टर एज अ पोटेंशियल एनर्जी, यानी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो फिर हम इसको W को कहेंगे, W विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, UM इसलिए लिखते हैं मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर होती है ना, M फॉर मैग्नेटिक फील्ड, तो इसलिए ये UM से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो UM विल बी इक्वल टू 1/2, यानी इस वर्क डन के इक्वल है UM जो 1/2 LI स्क्वायर, इसके इक्वल होगी एनर्जी स्टोर इन द इंडक्टर। अब हम यही एनर्जी स्टोर जो है ना इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, यानी यही इक्वेशन, यही एनर्जी स्टोर के लिए इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे हम, कि वो मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में किस तरह से आती है। तो हमने इंडक्टर के केस में हमने पढ़ा था ना, टोटल फ्लक्स, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो N फाई के इक्वल होता है थ्रू एन, अगर फाई एक सिंगल टर्न के थ्रू फ्लक्स हो तो N टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हो, तो N टर्न्स के क्रॉस फ्लक्स जो है वो N इंटू फाई के इक्वल होगा। तो टोटल फ्लक्स किसके प्रोपोर्शनल होता है? I के, करंट फ्लोइंग थ्रू दिस
कंडक्टर, यानी इस इंडक्टर के थ्रू फ्लो करने वाले करंट के प्रोपोर्शनल होता है। या हम ये कल किया था कि एन फाई इज इक्वल टू एल इंटू आई, वो प्रोपोर्शनैलिटी साइन को इक्वलिटी में बदल के तो हमने एल लगाया था कांस्टेंट, इंडक्टेंस जो कहलाता है इसके इक्वल होता है। तो एन फाई इज इक्वल टू एल आई होगा। तो यहाँ से एल की वैल्यू निकाल लें आप। एल विल बी इक्वल टू एन फाई ओवर आई। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये चैप्टर का, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो एल विल बी इक्वल टू एन फाई ओवर आई के इक्वल होगा। तो एस आपके पास फाई मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो किसके इक्वल होता है, ये हम इधर लिख लेते हैं। एस फाई इज इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए, ठीक है ना, बी डॉट ये बी इंटू ए के इक्वल होता है। इन दिस केस फाई इज इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू बी इंटू ए, दोनों की डायरेक्शन सेम है, एरिया की भी और करंट की भी, तो इसलिए ये फाई जो है बी डॉट ए की बजाय बी इंटू ए लिखा जाएगा। तो फाई इसके इक्वल है बी इंटू ए के। तो उसके बाद इसमें इंडक्टर वाली इक्वेशन में हम इंडक्टेंस वाली में एल इज़ इक्वल टू क्या लिखेंगे, एन फाई की जगह क्या लिखेंगे, फाई की जगह इसकी ये वैल्यू बी इंटू ए ओवर आई, बी इंटू ए ओवर आई। अब आई हमारे पास किस सॉरी बी, ये देखें ना, ये एक सोलिनॉइड की तरह ही है ना, इंडक्टर भी तो सोलिनॉइड की तरह ही होता है। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड, सोलिनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर होता है, हमने ये निकाला था, उसकी एम्पेयर्स लॉ की एप्लीकेशन थी, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड फॉर सोलिनॉइड फाइंड आउट किया था। बी इज इक्वल टू म्यू नॉट स्मॉल एन आई, इसके इक्वल था म्यू नॉट एन आई। ये एन जो है ना स्मॉल एन है, कैपिटल एन जो होता है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है उसके इक्वल होता है, यानी जितने टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं। म्यू एन स्मॉल एन जो होता है ना वो नंबर ऑफ टर्न्स इन यूनिट लेंथ होता है, कि 1 मीटर लेंथ में कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, वो उसको हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल एन और स्मॉल एन में ये डिफरेंस है। तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई के इक्वल है। इसी इक्वेशन में इंडक्टर वाली में ये दोनों इक्वेशन पुट करें तो आपके पास एल किसके इक्वल आ जाता है, इंडक्टेंस एल इज इक्वल टू ये एन कैपिटल एन, ये बी की जगह क्या लिखेंगे, म्यू नॉट एन, ये वाली वैल्यू ना बी की, ये वाली वैल्यू इस जगह म्यू नॉट एन आई इंटू ये ए ओवर आई। अब ये वाला आई और ये वाला आई कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास L इज़ इक्वल टू एन कैपिटल एन म्यू नॉट स्मॉल एन इंटू ए के इक्वल है। अब आपके पास बेटा ये स्मॉल एन किसके इक्वल है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। स्मॉल एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो वो यूनिट लेंथ में ये हो जाता है एल लेंथ में, अगर टोटल लेंथ में एन नंबर ऑफ टर्न्स हों, एन नंबर ऑफ टर्न्स, तो 1 मीटर लेंथ में कितनी होगी, एन ओवर एल। तो यूनिट लेंथ यानी 1 मीटर लेंथ जो है ना, यूनिट लेंथ वही कहलाती है ना। तो यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं वो किसके बराबर होते हैं, कैपिटल एन ओवर स्मॉल एल। तो उनको अगर हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करें, कैपिटल एन ओवर एल लाइए, और इसको हम यानी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को अगर हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करें तो ये स्मॉल एन किसके इक्वल आ जाता है, कैपिटल एन ओवर स्मॉल एल। तो अब हम यहाँ से कैपिटल एन की वैल्यू निकाल लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स किसके बराबर होंगे, स्मॉल एन इंटू एल। तो ये हम ये बी इज इक्वल टू ये हम एल की जगह पे ये कैपिटल एन की जगह पे स्मॉल एन इंटू एल लिखेंगे। तो हमारे पास एल आ जाता है इक्वल टू म्यू नॉट शुरू में ले लें, एन की जगह लिखें स्मॉल एन इंटू एल, यानी इस एन की जगह इसकी ये वाली वैल्यू लिख दी। उसके बाद म्यू नॉट बाहर निकल आया इंटू ये एन इंटू ए। तो इसके
उसके बाद इसको रीअरेंज कर लेते हैं। एल इज़ इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर, ये एन और एन स्क्वायर बन गया, एन स्क्वायर इंटू एल ए, ये चीज़ आ गई। एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर एल इंटू ए। एल जो है स्मॉल एल, दिस इज़ द लेंथ ऑफ द इंडक्टर, ये इसकी लेंथ है इस सोलेनोइड कॉइल की। उसके बाद बेटा अब हम एल की ये वैल्यू ले लेते हैं, इसको कह रहे हैं इक्वेशन नंबर 4 है ये इक्वेशन नंबर 4 आ गई आपकी, म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू ए एल, या एल ए। तो बाय एम्पियर्स लॉ फॉर अ सोलेनोइड आई किसके इक्वल होता है, ये आई की वैल्यू भी निकालेंगे। अच्छा, ये इधर आई रह, एक आई कैंसिल हो गया, तो ये एन की जगह इसकी वैल्यू लिखी ना, म्यू नॉट एन इंटू बी इज इक्वल टू, हमने बी की वैल्यू लगाई है म्यू नॉट एन आई, तो कैपिटल एन की क्या है, म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू ए एल, ये आ गया। आई जो होता है एम्पेयर्स लॉ से बी बराबर होता है ना म्यू नॉट एन इंटू म्यू नॉट एन आई। तो ये जो है आई यहाँ किसके इक्वल, इससे आई की वैल्यू निकाल लेते हैं, बी ओवर म्यू नॉट एन इसके इक्वल आ जाएगा, आई इज इक्वल टू म्यू बी ओवर म्यू नॉट एन। तो इसके बाद हम इक्वेशन नंबर ये जो है ये वाली इक्वेशन और ये एल इज़ इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 4 एन स्क्वायर एल ए, इन दोनों को ये मैग्नेट एनर्जी वाली ये जो ना यूएम वाली इक्वेशन उसमें यूज़ करते हैं। एनर्जी ये जो हमने निकाला था ना, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, यूएम इज़ इक्वल टू किसके इक्वल थी, हाफ 1/2 एल आई स्क्वायर, इसके इक्वल था। इसमें ये दोनों इक्वेशंस आई की वैल्यू और ये एल की, ये इक्वेशन नंबर 4 से एल की वैल्यू इसमें यूज़ करते हैं, और इक्वेशन नंबर ये 5 से हम क्या करते हैं, आई की वैल्यू पुट करते हैं इसमें। तो हम देखते हैं यूएम किसके इक्वल आएगा, यानी ये जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर किसके इक्वल आ जाती है, 1/2 एल की जगह हम क्या पुट करेंगे, म्यू नॉट एन स्क्वायर स्मॉल एल इंटू ए, और आई स्क्वायर की जगह क्या पुट करेंगे, इसकी वैल्यू, आई की वैल्यू है ना बी, तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर, आई स्क्वायर है, हाँ जी बी स्क्वायर ओवर म्यू नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर, ये पुट करेंगे। तो इनको सॉल्व करते हैं, आगे क्या आता है ये देखते हैं। देखें क्या क्या चीज़ कैंसिल होती है, ये आ जाता है 1/2 म्यू नॉट, ये म्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा इसके स्क्वायर से, तो सिंगल म्यू नॉट नीचे बचेगा। तो इधर क्या बचा, एन स्क्वायर, ये वाला एन स्क्वायर इस एन स्क्वायर से कैंसिल हो गया, ठीक है, एल ए रह गया, तो ये आ जाएगा 1/2 म्यू नॉट, ऊपर रह गया म्यू नॉट बी स्क्वायर इंटू एल स्मॉल एल ए ओवर ये म्यू नॉट स्क्वायर, तो म्यू नॉट स्क्वायर। अब देखते हैं क्या, और ये भी ख़त्म हो जाएगा, ये म्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से, तो आ जाएगा 1/2 बी स्क्वायर एल ए ओवर म्यू नॉट, ये है आ जाता, दिस इज़ द फार्मूला फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, इसके इक्वल ये सब इसमें हाईलाइटेड एरिया में, यानी ये क्या आ गया हमारे पास, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। तो इसी तरह वी कैन फाइंड आउट एनर्जी डेंसिटी, फार्मूला फॉर एनर्जी डेंसिटी, हम एनर्जी डेंसिटी के लिए फार्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, एनर्जी स्टोर्ड
पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी आपको पहले भी पता होगा कि किसके इक्वल होती है। एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू उसको स्मॉल यू एम, ये ऐसे स्मॉल यू एनर्जी डेंसिटी के लिए ना हम ये स्मॉल यू वाला सिंबल यू करेंगे और उसके साथ भी एम लगाएंगे। यू एम यानी ये एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम, यानी ये जो कैपिटल यू एम था ना वो एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम किसके इक्वल होता है? इस इंडक्टर का जिसकी लेंथ स्मॉल एल के इक्वल हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए के इक्वल हो, तो लेंथ मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इक्वल टू वॉल्यूम। तो वो किसके इक्वल आएगी? यू एम डिवाइडेड बाय एल ए, यानी एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। जब लिखेंगे एक दफ़ा तो फिर एनर्जी स्टोर्ड यू एम है और एल ए है वॉल्यूम। तो अब इसमें यू एम की वैल्यू पुट करें यहाँ से, ये जो हमने फाइनल वैल्यू निकाली थी ना यू एम की, ये वाली कि 1/2 एल ए ओवर म्यू नॉट। एनर्जी डेंसिटी किसके, एनर्जी स्टोर किसके इक्वल थी? 1/2 बी स्क्वायर एल ए ओवर म्यू नॉट। तो अब इस एनर्जी स्टोर को, ये वाले फार्मूले को हम किससे डिवाइड करेंगे? एल इंटू ए से, एल ए। तो ये क्या आ जाएगा, यानी इसको तो इस तरह से, तो ये इस तरह आता है 1/2 बी स्क्वायर एल ए ओवर ये म्यू नॉट इंटू ये वाला एल ए से कैंसिल हो जाएगा, ये वॉल्यूम से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा स्मॉल यू एम, यानी एनर्जी डेंसिटी जो है ये क्या है? एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू 1/2 बी स्क्वायर ओवर म्यू नॉट के इक्वल। अब इसके यूनिट क्या होता है एनर्जी डेंसिटी के? यूनिट्स ऑफ एनर्जी डेंसिटी आर इक्वल टू, ऐसा यूनिट जो है ना एनर्जी डेंसिटी के इज इक्वल टू जूल पर क्यूबिक मीटर्स, यानी जूल पर क्यूबिक मीटर होते हैं। तो ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू, ये होता है ना डेंसिटी यानी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो वहाँ से एनर्जी के यूनिट क्या हैं? जूल, यानी इसके यूनिट क्या हुए? यूनिट ये होता है ना एनर्जी डेंसिटी, यानी एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो एनर्जी के यूनिट क्या हैं? जूल, ठीक है, और वॉल्यूम के यूनिट क्या हैं? मीटर क्यूब। तो ये नीचे है चूँकि, तो पर मीटर क्यूब आ जाएगा। जूल पर मीटर क्यूब इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी डेंसिटी। तो ये सारा था हमारा आज का टॉपिक। तो इसके साथ ये कंप्लीट हुआ है। एक दफ़ा फिर मैं रिपीट कर देती हूँ, क्या क्या आपको आ जाइए तो सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले आप बताएंगे कि इसका कि जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान जो एनर्जी स्टोर होती है इन केस ऑफ कैपेसिटर, वो उसके कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर होती है। तो फॉर इंडक्टर के लिए ये जो इंडक्टर क्या है, ये कॉइल जो है ना, ये इंडक्टर भी कहलाती है, यानी इसको हम इंडक्टर बोलते हैं। तो इंडक्टर में एनर्जी स्टोर जो होती है वो कहाँ स्टोर होती है? इन द मैग्नेटिक फील्ड, यानी इंडक्टर के केस में एनर्जी स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड। तो वो एनर्जी स्टोर्ड निकालने के लिए हम देखते हैं एक इंडक्टर सपोज करते हैं, इंडक्टर कॉइल, वन एंड ऑफ द कॉइल इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी थ्रू अ स्विच एंड सेकेंड एंड ऑफ द कॉइल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द स्विच। जब हम स्विच को ऑन करते हैं, जब स्विच ऑफ होता है तो करंट भी, पोटेंशियल डिफरेंस भी ज़ीरो होता है इस कॉइल के दोनों एंड्स के थ्रू, और क्या होता है कि करंट भी ज़ीरो होता है। लेकिन जब स्विच ऑन करेंगे, स्विच क्लोज होगा, तो उस वक्त क्या होगा कि करंट स्टार्ट करेगा फ्लो करना। तो करंट राइज़ करता है फ्रॉम ज़ीरो टू, इनिशियल वैल्यू क्या है? ज़ीरो टू मैक्सिमम वैल्यू आई तक। पोटेंशियल डिफरेंस राइज़ करता है फ्रॉम ज़ीरो टू मैक्सिमम वैल्यू, इसी तरह करंट भी राइज़ करता है फ्रॉम ज़ीरो टू इट्स मैक्सिमम वैल्यू आई तक। उसके बाद अब ये करंट जब चेंज हुआ, ज़ाहिर है करंट ज़ीरो से आई तक चेंज ही हुआ ना,
करंट में चेंज आई तो उसकी वजह से, करंट चेंज होने की वजह से थ्रू दिस कॉइल, व्हेन करंट चेंजेस थ्रू दिस कॉइल, क्या होता है इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होती है जो कि इंड्यूस्ड ईएमएफ कहलाती है। ये अब हम इतनी दफ़ा पढ़ चुके हैं कि फ्लक्स चेंज होता है, करंट चेंज होने की वजह से फ्लक्स चेंज होता है, फ्लक्स के चेंज की वजह से इसमें क्या है, ईएमएफ, इसी कॉइल के थ्रू एक ईएमएफ इंड्यूस होगी। तो वो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है ना, इट कॉजेज एन इंड्यूस्ड करंट, यानी उसकी वजह से इंड्यूस करंट फ्लो करता है। बैटरी का करंट अगर इस डायरेक्शन में है तो इंड्यूस करंट जो है ना वो आई इंड्यूस जो है ना उसकी डायरेक्शन जो है वो इसके ऑपोजिट होगी, बैटरी के करंट के ऑपोजिट, यानी बैटरी इस तरफ, बैटरी का करंट इस तरह है तो इंड्यूस करंट इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी ऊपर की तरफ इस तरह फ्लो करेगा, ऐसे इधर से इसके ऑपोजिट डायरेक्शन। तो वो करंट अकॉर्डिंग टू हमें लेंज़िस लॉ यही बताता है ना कि दैट इंड्यूस करंट की डायरेक्शन इस तरह से होती है कि वो जो करंट इसको कॉज कर रहा है, इस इंड्यूस करंट को, उसको अपोज करता है, यानी ये बैटरी के करंट को अपोज करेगी। तो अब जो ज़ाहिर है चार्जेस ही मूव करते हैं तो करंट फ्लो करता है ना, तो जो चार्जेस इस वायर के अलॉन्ग, इस कंडक्टर के अलॉन्ग चार्जेस मूव कर रहे होंगे, डेल क्यू, सपोज वो चार्ज डेल क्यू है, डेल क्यू चार्ज इज मूविंग अलॉन्ग द कंडक्टर, तो उसको एक ऑपोजिशन फेस करना पड़ेगी बाय ड्यू टू इंड्यूस करंट, क्योंकि वो इंड्यूस करंट इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो वो इंड्यूस करंट इसको पीछे की तरफ धकेलेगा चार्ज को, यानी उस पर ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, तो इस वजह से वो करंट इसको अपोज करेगा। तो उसकी ऑपोजिशन को ओवरकम करने के लिए, यानी हमें तो करंट फ्लो करना है इस डायरेक्शन में फ्लो करवाना है, तो उसकी ऑपोजिशन को ओवरकम करने के लिए बैटरी हैज़ टू डू वर्क ऑन द चार्ज क्यू, यानी डेल क्यू चार्ज पे बैटरी को वर्क डन करना पड़ता है, एंड दैट वर्क डन इज़ इक्वल टू, हमने एक फार्मूला था ना हमारे पास कि W जो है किसी चार्ज को अगर अगेंस्ट द डायरेक्शन किसी, यानी ये जो है वोल्टेज के अक्रॉस, यानी उस पर क्या नाम है, बैटरी का पोटेंशियल जो है V डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर, वो V के इक्वल हो, तो उस पोटेंशियल डिफरेंस को ओवरकम करने के लिए चार्ज के ऊपर W वर्क डन करना पड़े, तो वो W बराबर होता है QV के इक्वल। ये है हमारे पास फार्मूला। तो यहाँ V की जगह पे चूँकि ये हम यूज़ कर रहे हैं EL, इंड्यूस्ड EMF है, उसके अगेंस्ट हम वर्क कर रहे हैं ना, इंड्यूस्ड EMF के, तो वो भी पोटेंशियल ही है, इंड्यूस्ड EMF भी तो पोटेंशियल डिफरेंस ही है ना, तो उसकी जगह फिर V की जगह हम ये EL लगा देंगे, तो सो W इज़ इक्वल टू डेल Q इंटू EL, इंड्यूस्ड EMF। EL हमारे पास, EL अकॉर्डिंग टू ये लास्ट टॉपिक हमने किया था ना, इंडक्टेंस, सेल्फ इंड्यूस्ड EMF, तो वो सेल्फ इंड्यूस्ड EMF किसके इक्वल थी, EL के इक्वल, EL से रिप्रेजेंट की थी हमने, तो EL इज़ इक्वल टू किसके इक्वल होता है, L इंटू डेल आई ओवर डेल टी, इससे पिछले टॉपिक में ना कल जो पढ़ा था उसमें, L इंटू डेल आई ओवर डेल टी, ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। तो अब यहाँ हम W की वैल्यू में वाली इक्वेशन में EL की वैल्यू, ये वाली वैल्यू उसमें पुट कर देंगे, तो हमारे पास W आ जाएगा डेल Q इंटू EL की जगह उसकी वैल्यू L इंटू डेल आई ओवर डेल टी पुट करेंगे। इसके बाद बेटा W कैसे होगा, किसके बराबर, ये डेल Q ओवर डेल टी ले लें, ये डेल टी को इसके नीचे कर दें, तो इस तरह से ये क्या चीज़ है, डेल Q ओवर डेल टी क्या है, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, डेल Q ओवर डेल टी इज़ कॉल्ड एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, एंड डेल आई जो है वो चेंज इन करंट कहलाता है। तो एवरेज करंट कैसे निकालेंगे हम, इनिशियल करंट क्या था 0, फाइनल करंट क्या था I, यानी करंट 0 से इंक्रीज़ करके कैपिटल I तक पहुंच जाता है, तो ये इस तरह से हो जाएगा 0 प्लस I ओवर 2, तो फाइनल यानी एवरेज करंट किसके इक्वल हो गया, इनिशियल वैल्यू प्लस फाइनल वाली, दोनों वैल्यूज़ को ऐड करके उनकी क्वांटिटी यानी 2 से डिवाइड कर दो, तो ये एवरेज आ जाता है, ये एवरेज करंट आ जाता है। तो ये एवरेज करंट इसी के इक्वल होता है ना रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज के, एवरेज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो इसलिए फिर ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को हम कहते हैं एवरेज करंट, तो एवरेज करंट बराबर आ जाता है I/2 के, या 1/2I के। इसी तरह चेंज इन करंट किसके इक्वल होता है, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, यानी फाइनल वैल्यू से इनिशियल वैल्यू को निकाल दें तो जो चेंज है वो निकल आता है, जो करंट में जो चेंज आया वो निकल आया। तो ये अब ये दोनों डेल Q ओवर डेल टी की ये वैल्यू I/2 और डेल I की ये चेंज इन करंट की वैल्यू इज इक्वल टू I, ये इस इक्वेशन में पुट करें L वाली में, ये L वाली इक्वेशन, ये सॉरी UM वाली इक्वेशन में पुट करें, सॉरी ये W वाली में, हाँ जी यहाँ पुट करना था आपने, डेल Q ओवर डेल टी की जगह आपने क्या लगाया I/2, ये जो इसकी वैल्यू निकाली है। उसके बाद L है,
आई की जगह आपने यानी डेल आई की जगह आपने क्या लिखा, आई, क्योंकि चेंज इन करंट जो है हमारे पास आई के इक्वल निकला है, तो उसकी जगह आप डेल आई की जगह आपने आई यूज़ किया, तो ये क्या निकल आया, आई इंटू आई स्क्वेयर इंटू एल ओवर टू। तो डब्ल्यू किसके बराबर आ जाता है, 1/2 एल इंटू आई स्क्वेयर। डब्ल्यू किसके बराबर आ गया, 1/2 ये 1/2 एल आई स्क्वेयर। इसके बाद आपके पास यू एम जो है, यानी ये जो वर्क डन जो है, वर्क डन अगेंस्ट द चार्ज, वर्क डन अगेंस्ट द इंड्यूस करंट अपॉन अ चार्ज डेल क्यू जो है, दैट इज़ इक्वल टू, दैट इज स्टोर्ड इन द इंडक्टर एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी के तौर पर इसमें स्टोर हो जाता है। ये वर्क डन जो बैटरी को करना पड़ता है अपॉन द चार्जेस, वो जो है वो इसमें इंडक्टर में इसकी पोटेंशियल एनर्जी के तौर पर स्टोर हो जाता है। तो दैट इज़, उसको हम उस पोटेंशियल एनर्जी को यू एम से रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो किसके इक्वल होगी, इस वर्क डन के। ये वर्क डन क्या है, 1/2 एल आई स्क्वेयर के। इसके बाद वर्क डन, ये एनर्जी स्टोर इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी की टर्म्स में एनर्जी स्टोर निकालनी है हमने। तो उसके लिए पहले इनको ये लेंगे, हमारे पास एल की वैल्यू निकालनी है हमने। तो एल बराबर, और ये होता है ना हमारा पिक्चर के टोटल फ्लक्स एन फाई, अगर टोटल फ्लक्स है फाई एक टर्न के थ्रू फ्लक्स है, तो एन टर्न्स के थ्रू फ्लक्स जो है एन फाई के इक्वल होगा। तो टोटल फ्लक्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, यानी टोटल फ्लक्स जो है वो प्राइमरी करंट, ये जो बैटरी का करंट होता है उसके प्रोपोर्शनल होता है। जितना करंट ज़्यादा होगा उतना फ्लक्स ज़्यादा होगा। तो इस तरह से टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू एल इंटू आई। पिछले टॉपिक में हमने ये किया था, एल इंडक्टेंस है, तो ये इसके बराबर होता है। तो यहाँ से एल की वैल्यू निकालें, एल इज़ इक्वल टू कैपिटल एन इंटू फाई ओवर आई के इक्वल है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, एल इज़ इक्वल टू कैपिटल एन इंटू फाई, चूँकि हमारे पास होता है फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स किसके बराबर होता है, बी इंटू ए। फ्लक्स का फार्मूला अकॉर्डिंग टू फार्मूला ऑफ फ्लक्स, फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए के इक्वल होता है। तो इस तरह से एल बराबर आ जाएगा, इसमें फाई की वैल्यू लगा दी ना हमने, तो एल बराबर आ गया एन इंटू बी ए ओवर आई। इसके बाद हम बी की वैल्यू पुट करेंगे। बी हमारे पास अकॉर्डिंग टू फ्रॉम ये होता है ना मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम ड्यू टू अ सोलिनाइड इज इक्वल टू, हमने निकाला था इसी चैप्टर में ना, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलिनाइड कॉइल। ये एम्पेयर्स लॉ की एप्लीकेशन थी, इससे जो लास्ट चैप्टर था ना उसमें था, निकाला हमने एम्पेयर्स लॉ की एप्लीकेशन, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलिनाइड, और दैट वाज इक्वल टू बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। इसके लिए ये फार्मूला था, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। और इसके बाद n क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, यानी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी एक यूनिट लेंथ में L यानी ये जो है नंबर ऑफ टर्न्स जो है उनको स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो बराबर होते हैं कि L लेंथ में अगर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स जो है n के इक्वल हैं, तो 1 मीटर लेंथ में कितने होंगे, n ओवर दिस L, ये होगा मीटर 1 मीटर लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स। तो 1 मीटर लेंथ में जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं उनको हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्मॉल n विल बी इक्वल टू n ओवर L। तो यहाँ से हम कैपिटल N की वैल्यू निकालते हैं, वो दिस विल बी इक्वल टू NL के इक्वल है। अब ये B की वैल्यू और फ्लक्स की BA की, फाई इक्वल टू BA की वैल्यू और कैपिटल N, ये सारी इसमें यूज़ करते हैं। हमारे पास कैपिटल N किसके इक्वल आता है, N इंटू एल के। उसकी जगह कैपिटल N की जगह N इंटू एल लिखा हमने, म्यू नॉट इधर लिख लिया, इंटू N इंटू ए इसके इक्वल कर लिया। अब म्यू नॉट ये n इंटू एन स्क्वेयर के इक्वल आ गया, एल ए इस तरह आ गया, म्यू नॉट एन स्क्वेयर इंटू एल ए, इसके आगे इक्वल आ गया इंडक्टेंस, ये इंडक्टेंस की वैल्यू ये हमने यूज़ कर ली इंडक्टेंस की। उसके बाद हमें ये इसके लिए यानी ये इंडक्टर निकला है। उसके बाद हमें आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एम्पेयर सर्कुलर लॉ से। हमारे पास एम्पेयर्स लॉ क्या कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। मैग्नेटिक फील्ड बी किसके इक्वल होता है, म्यू नॉट एन आई के इक्वल होता है। एम्पेयर्स लॉ अप्लाई करते हुए हमने मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलिनाइड निकाला था ना, दैट वाज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। तो यहाँ से हम ये इसकी वैल्यू निकालते हैं आई की। आई किसके इक्वल आ जाएगा, आई आ जाएगा बी ओवर म्यू नॉट एन। बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई के इक्वल होता है ना, तो आई यहाँ से किसके इक्वल आ गया, बी ओवर म्यू नॉट एन के। अब ये आई की वैल्यू और ये एल की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करें ये एनर्जी वाली इक्वेशन में,
तो देखते हैं क्या निकलता है। यू एम वाली इक्वेशन में तो यू एम बराबर है ना 1/2 एल आई स्क्र। तो यहाँ हम एल की जगह उसकी वैल्यू लगाते हैं म्यू नॉट एन स्क्र एल ए, म्यू नॉट एन स्क्र एल ए, एल की जगह यूज़ किया। आई की जगह बी ओवर म्यू नॉट यानी आई स्क्र की जगह क्या होगा, आई की वैल्यू बी स्क्र ओवर म्यू नॉट स्क्र एन स्क्र, वो यूज़ की। फिर इनको सिंप्लीफाई हम कर लेंगे तो हमारे पास फाइनली यू एम किसके इक्वल आ जाता है 1/2 बी स्क्र एल ए ओवर म्यू नॉट के। तो दिस इज़ कॉल्ड एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर वो। तो उसके बाद हमने चाहिए एनर्जी डेंसिटी। हमने एनर्जी डेंसिटी निकाली। एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम के यूनिट वॉल्यूम में 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर होती है, दैट इज़ कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। तो वो क्या होगी, यू एम यानी टोटल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, यानी उसको एनर्जी स्टोर्ड को वॉल्यूम से डिवाइड कर दें। एनर्जी स्टोर्ड लिखें, उसका फार्मूला 1/2 बी स्क्र इंटू एल ए ओवर म्यू नॉट। इसको डिवाइड कर दें एल इंटू ए से, तो हमारे पास क्या आ जाता है 1/2 बी स्क्र एल ए ओवर म्यू नॉट, ये चीज़ डिवाइडेड बाय एल ए। ये एल ए से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा 1/2 बी स्क्र ओवर म्यू नॉट। ये आ गया फाइनल इक्वेशन एनर्जी डेंसिटी के लिए। एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू 1/2 बी स्क्र ओवर म्यू नॉट, इसके इक्वल। उसके बाद हमने इसके यूनिट क्या होते हैं वो बताने हैं आपने। एनर्जी डेंसिटी के यूनिट्स क्या होंगे, वो ये देखें ना, एनर्जी के यूनिट्स को डिवाइड कर दें वॉल्यूम के यूनिट से। एनर्जी डेंसिटी किसके इक्वल होते हैं, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। क्या मतलब कि एनर्जी के यूनिट, एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। एनर्जी के यूनिट्स क्या होते हैं, जूल, जो वर्क के वही एनर्जी के जूल, और वॉल्यूम के क्या होते हैं, मीटर क्यूब। तो ये हो क्या हो जाएगा, जूल पर मीटर क्यूब इसके इक्वल। तो ये निकला है आपके पास एनर्जी डेंसिटी भी और एनर्जी स्टोर्ड भी, दोनों के फार्मूले दोनों उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। इसको ज़रा दोहराएं और लिख के कीजिएगा, और लिख के इसकी प्रैक्टिस करें, फिर आपको ये आ जाएगा इंशाल्लाह। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, मोस्ट इम्पॉर्टेंट अक्सर आ जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है ये आपका टॉपिक। कई दफ़ा आया हुआ है ये हमारे पास, बाकी बोर्ड्स में तो काफ़ी दफ़ा आया हुआ है। गुजरांवाला बोर्ड, बहावलपुर बोर्ड, डीजी खान, सब मुल्तान में आया हुआ है। लाहौर बोर्ड में भी ये आया हुआ है, कब, ये पिछले किसी साल में आया हुआ है। हाँ जी, बहरहाल ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, ये हमने 2-3 क्वेश्चन किए हैं इस तरह के। तो ये सारे जो है ना वो तीनों ही बड़े इंपॉर्टेंट हैं हर चैप्टर के लिहाज से। तो इसके साथ ही आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। अल्लाह हाफिज़, कल इंशाल्लाह।